बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले तमाम लेक्चर्स देख चुके होंगे। लास्ट लेक्चर से हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हार्डवेयर की नेक्स्ट कैटेगरी जो कि सिस्टम यूनिट है, इसे देखेंगे। तो चलते हैं सिस्टम यूनिट की तरफ। ये एक कंप्लीट कंप्यूटर यूनिट होती है जो कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पर मुश्तमिल होती है और हर डिवाइस अपने अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही होती है और रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। सिस्टम यूनिट्स में दर्ज झेल कंपोनेंट्स या डिवाइसेस हो सकती हैं। नंबर 1 मदरबोर्ड, नंबर 2 CPU जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, नंबर 3 रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, और कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जो सिस्टम यूनिट का हिस्सा होते हैं। इन्हें हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो मदरबोर्ड है, जिसे हम मेन बोर्ड भी कहते हैं। जैसे हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मसलन मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें अमूमन ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड होता है और कुछ सर्किट्स भी बने हुए होते हैं उसके ऊपर। इसी तरह मदरबोर्ड भी एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि एक ग्राउंड, एक बेस प्रोवाइड करता है जहां मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच किए जा सकें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। मदरबोर्ड पर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच होते हैं वो वही कंपोनेंट्स हैं जो दरअसल सिस्टम यूनिट में होते हैं और वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 CPU सॉकेट, नंबर 2 CPU, नंबर 3 मेमोरी स्लॉट्स, नंबर 4 रैम। हम अपनी स्क्रीन पर मदरबोर्ड की एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ये बोर्ड ग्रीन कलर का होता है और इस पर डिफरेंट किस्म के और भी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो CPU होता है, जो दरअसल एक चिप होती है जिसके बारे में हम मज़ीद इसी वीडियो में जानेंगे। नंबर 1 कंपोनेंट जो मदरबोर्ड पर होता है वो CPU सॉकेट है। ये मदरबोर्ड पर बना हुआ एक सॉकेट या एक होल होता है जहां माइक्रो प्रोसेसर को अटैच या फिट किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कि एक चिप होती है उसे इस सॉकेट में फिट किया जाता है। CPU सॉकेट के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास आता है वो है CPU। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसे इंसान का ब्रेन होता है वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर या CPU को भी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU इनपुट डिवाइसेस से डाटा को रिसीव करता है, उस पर प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसर जिस स्पीड में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसे मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट होंगी, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि एक सेकंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। हम अपनी स्क्रीन पर मुख्तलिफ प्रोसेसर की पिक्चर्स देख रहे हैं जिसमें कोर i3, इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i7 शामिल है। इंटेल एक कंपनी है जो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर्स बनाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर अटैच है उसकी क्या स्पीड है, तो आप उसकी डिटेल, उसकी इंफॉर्मेशन इस कमांड यानी DXDIAG के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन शो करवाता हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ आकर DXDIAG लिखना है, और अगर आप कोई और विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं जहाँ ये सर्च का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप कीबोर्ड से विंडोज़ और R का बटन प्रेस करें। विंडोज़ प्लस R का बटन प्रेस करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपने DXDIAG लिखना है और ओके प्रेस करना है।
ओके प्रेस करने के बाद कुछ देर के बाद इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर जो मेरे कंप्यूटर में अटैच है वो इंटेल कंपनी का है और कोर i7 है। यहाँ नंबर 7500U जो आपको नज़र आ रहा है, इसका पहला डिजिट 7 ये जनरेशन को शो कर रहा है, यानी मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो कंप्यूटर है वो कोर i7 और 7th जनरेशन है और इसमें 4 CPUs अटैच हैं और हर CPU की स्पीड जो है वो 2.7 गीगाहर्ट्ज़ है, यानी 2.7 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में ये एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह ये हाईलाइटेड एरिया आपको मेमोरी शो कर रहा है, यानी रैम, और रैम जो मेरे कंप्यूटर में अटैच है वो 8 GB की है। इसी तरह और भी डिटेल इंफॉर्मेशन होंगी जो आप देख सकते हैं। CPU या प्रोसेसर में 3 यूनिट्स होते हैं जो अपने अपने काम सर अंजाम देते हैं। इनमें नंबर 1 ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नंबर 2 CU यानी कंट्रोल यूनिट और नंबर 3 मेमोरी यूनिट ALU। ये यूनिट की ज़िम्मेदारी है कि इसने अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। अरिथमेटिक का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जबकि लॉजिकल ऑपरेशंस में एंड, नॉट और आता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस और दूसरे कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मैनेज करना कंट्रोल यूनिट की ज़िम्मेदारी होती है। CPU सॉकेट और CPU यूनिट के बाद मेमोरी स्लॉट आता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक यूनिट होता है जहां हम रैम को फिक्स और अटैच करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, कुछ इस तरह ये स्लॉट्स होती हैं और इसके अंदर हम रैम्स इंसर्ट करते हैं। कुछ मदरबोर्ड में ये स्लॉट्स 2 होती हैं और कुछ में ये 4 होती हैं। नेक्स्ट सिस्टम यूनिट रैम है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करती है और जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं वो इस मेमोरी में आ रहे होते हैं। ये मेमोरी वोलेटाइल कहलाती है, जिसका मतलब है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई होती रहेगी डाटा इस मेमोरी में सेव रहेगा, और जैसे ही लाइट चली जाती है या कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो इस मेमोरी में डाटा लॉस हो जाएगा। एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम रैम की एग्जांपल देख रहे हैं और इस सिलसिले में मैं एक एप्लीकेशन ओपन करता हूं MS वर्ड की, और एक एप्लीकेशन ओपन करता हूं एक्सेल की। इस टाइम मैंने 2 एप्लीकेशन एट अ टाइम ओपन कर रखी हैं और दोनों फाइल्स में मैं एट अ टाइम काम कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं MS वर्ड में कुछ टेक्स्ट लिखता हूं। और इसी तरह मैं एक्सेल में कुछ डाटा एंटर करता हूं। इन दोनों फाइल्स को अभी तक मैंने कंप्यूटर में सेव नहीं किया और इसी दौरान लाइट चली जाती है। तो लाइट आने के बाद जब मैं कंप्यूटर दोबारा ऑन करूंगा तो ये डाटा मेरे सामने नहीं होगा, बल्कि ये ज़ाया हो जाएगा और दोबारा से मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस टाइम जब हम ये एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो डाटा स्टोर हो रहा है, क्योंकि जब मैं इस एप्लीकेशन में आता हूँ तो देखें ये डाटा मौजूद है। जब इस एप्लीकेशन से मैं इस एप्लीकेशन में आता हूँ डाटा मौजूद है, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है। ये जहाँ सेव हो रहा है उसे हम रैम कहते हैं। और आपने अर्लियर ये जाना कि रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी जब तक पावर इसे सप्लाई होती रहेगी डाटा इसमें मौजूद रहेगा, और जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है डाटा लॉस हो जाएगा। स्क्रीन पर आप रैम की पिक्चर देख रहे हैं। रैम में करंट टेक्नोलॉजी जो इस वक्त चल रही है उसमें DDR1, DDR2 और DDR3 शामिल हैं। इन कंपोनेंट के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं। उनमें एक रोम भी है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रैम के मुकाबले में रोम
डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद करने से ये डाटा लॉस नहीं करेगा, जबकि रैम में पावर ऑफ कर देने से डाटा लॉस हो जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास डेल का कंप्यूटर है तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्टार्ट में डेल का लोगो आता है। वो इन्फॉर्मेशन भी कहीं सेव हुई होती है, वो डिलीट नहीं होती, एडिट नहीं होती। वो इन्फॉर्मेशन रोम में सेव हुई होती है और उसका लाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बेशक लाइट आप स्विच ऑफ कर दें कंप्यूटर को या लाइट चली जाती है, वो इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी, ज़ाया नहीं होगी। इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं। अगर सैमसंग का मोबाइल है तो जब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्ट में सैमसंग का लोगो आता है। वो इन्फॉर्मेशन भी चिप में स्टोर हुई होती है, जिसे हम रोम कहते हैं। तो बोलने का मकसद यहाँ ये है कि रोम जो डाटा सेव करता है, स्टोर करता है, वो परमानेंटली स्टोर करता है और अगर पावर स्विच ऑफ होती है तो वो डाटा लॉस नहीं होगा, बल्कि वो डाटा रहेगा। इनके अलावा सिस्टम यूनिट में कुछ और कंपोनेंट्स भी आते हैं, मसलन पावर सप्लाई। ये कंपोनेंट कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स को पावर फीड करता है, पावर सप्लाई करता है। फ्लॉपी ड्राइव में हम फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट करते हैं और फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा हमने स्टोर किया होता है उसे हम फ्लॉपी ड्राइव की मदद से रीड कर सकते हैं। सीडी रोम या सीडी ड्राइव ये एक और यूनिट है जहां हम सीडीज़ इंसर्ट करते हैं और इसमें स्टोर किया हुआ डाटा रीड करते हैं। इसके अलावा सिस्टम यूनिट में नेटवर्क कार्ड भी आता है। नेटवर्क कार्ड हेल्प करता है कि यूज़र्स नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकें। ये कनेक्शन इंटरनेट के साथ भी हो सकता है और दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी बन सकता है। जिनके पास घरों में कंप्यूटर्स हैं और उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी भी है, उन्होंने देखा होगा कि इंटरनेट की वायर कंप्यूटर में इस तरह के कार्ड के साथ कनेक्ट होती है। ये कार्ड दरअसल नेटवर्क कार्ड होता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करता है और जैसे ही आप केबल को इस कार्ड से निकाल देते हैं, आपका नेटवर्क कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ हमारी फ़र्स्ट आउटलाइन जो हार्डवेयर थी मुकम्मल होती है। हार्डवेयर को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने हार्डवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा और ये जाना कि हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें इंसान अपने हाथों से टच कर सके, छू सके। फिर हमने हार्डवेयर की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ देखी, जिनमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट शामिल हैं। इन कैटेगरीज़ को और इनमें शामिल तकरीबन तमाम डिवाइसेस को हमने डिटेल में पढ़ा। लेक्चर 4 का बकिया हिस्सा अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप टाइम पर हासिल कर सकें। शुक्रिया।